दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं कि एक फलां संस्था ने सांसद विधायक सभी नेताओं की आय का पूरा ब्यौरा बनाया है। फिर गाहे बगाए हम इसी संस्था का नाम इसलिए भी सुनते हैं कि भाई किस नेता पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, सबका रिकॉर्ड ये बनाते हैं। नाम है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये भारत में चुनाव सुधार और पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सब कुछ इतना साफ है जितना दिखाई दे रहा है? क्या है एडीआर के पीछे की असल तस्वीर और क्यों एक बार ये फिर अपने एजेंडा को लेकर चर्चाओं में है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू की है। अब एडीआर ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में लागू की गई, जिससे करोड़ों मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। अब दोस्तों, एसआईआर क्या है, इस पर हम पहले भी 2 वीडियो में आपको समझा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन मोटा माटी समझने के लिए एक एक कर पॉइंट वाइज समझते हैं कि एडीआर के कुतर्क आखिर हैं क्या। पहला, ये कि प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई है और इससे करोड़ों लोग प्रभावित हो सकते हैं, तो इसका जवाब है कि एसआईआर एक नियमित वैधानिक प्रक्रिया है जो नियमों के तहत समय समय पर चलती रही है। यही तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वोटर लिस्ट समय रहते अपडेट हो, ताकि मृतक फर्जी नाम हटाए जा सके। क्या हम और आप नहीं चाहते कि वोटर लिस्ट सही और अपडेटेड रहे? यानी यह प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करती है। अब दूसरा, एडीआर का कहना है कि इस प्रोसेस में कई दस्तावेज मांगे गए हैं जो गरीबों प्रवासियों के पास नहीं होते। दोस्तों, ये पूरी तरह से एक भ्रामक सूचना है। दस्तावेजों की सूची में कोई एक भी पर्याप्त चलेगा। इसमें वोटर आईडी, आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेज शामिल हैं, जो आपके या हमारे जैसे अधिकांश नागरिकों के पास होते ही हैं। और वैसे भी ये सब कुछ स्वयं तो करना है नहीं। चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ की मदद से फॉर्म भरवाने के कैंप और मोबाइल सुविधा जैसी व्यवस्थाएं की हैं। और खास बात यह है कि इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से और समय पर पूरा करने के लिए 20,000 से अधिक बीएलओ नियुक्त किए जा रहे हैं। सरकार के अधिकारियों, एनसीसी कैडेटों, एनएसएस के सदस्यों सहित लगभग 4 लाख वॉलंटियर्स भी एसआईआर प्रक्रिया में बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमार और कमजोर लोगों को सुविधा देने के लिए फील्ड में काम कर रहे हैं। तो क्या ये जानकारी एडीआर के पास नहीं है? जानकारी सब है, लेकिन किसके इशारे पर एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, बार बार ये बात कही जा रही है कि चुनाव से 5 महीने पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करती है। बड़े पैमाने पर नाम हटाने से लोकतंत्र कमजोर होगा। एडीआर ने भी यही तर्क दिया है। लेकिन क्या वोटर लिस्ट की समीक्षा संविधान के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, या ये काम भी एनजीओ को सौंप दिया जाए? अगर चुनाव से पहले ये न किया जाए तो फर्जी वोटिंग, डुप्लीकेट नाम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का खतरा बढ़ता है। ऐसे में सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी कौन देगा? और जाहिर सी बात है, आयोग केवल उनके नाम हटाएगा जो मृतक या स्थान परिवर्तन के कारण अपात्र हो चुके हैं। याद रखिएगा, मृतक और स्थान परिवर्तन के कारण। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं है कि एडीआर चुनाव से जुड़ी प्रोसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इसने चुनाव आयोग से मांग की थी कि वो फॉर्म 17C यानी बूथ स्तर पर रिकॉर्ड की गई वोटिंग डिटेल्स को सार्वजनिक करे। एडीआर का आरोप था कि आयोग द्वारा बताए गए वोट प्रतिशत और गिनती में अंतर है। अब चुनाव आयोग ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था। उसने साफ कहा कि एडीआर जनहित के नाम पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि स्वयं उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एडीआर एक माफिया की तरह काम करता है। एडीआर अक्सर दूसरों से पूछता है कि पारदर्शिता कहाँ है, क्या कभी स्वयं के बारे में बताया है? इसकी फंडिंग से आपको पता चलेगा कि ये एनजीओ किसकी कठपुतली है। पब्लिक डोमेन में सारी उपलब्ध जानकारी है। इसके मुताबिक एडीआर को जिन संगठनों से आर्थिक मदद मिली है वो है ओमडिया नेटवर्क, फोर्ड फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ओमडिया नेटवर्क ने साल 2015 से 2021 के बीच एडीआर को 7 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए हैं। फोर्ड फाउंडेशन ने 1.3 करोड़ से रुपए की अधिक से मदद की है। इसके अलावा ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, वही दिनेश ठाकुर जिन पर भारत की फार्मा इंडस्ट्री के खिलाफ रहने का आरोप लगता रहता है, और हैवोस जिसने साल 2014-15 में एडीआर को फंड दिया था। ये संस्था जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ 2005 से काम कर रही है। कौन जॉर्ज सोरोस और कौन ये संस्थाएं? ये वही संस्थाएं जिन पर अक्सर आरोप लगता है कि वे भारत में वैचारिक एजेंडा चलाने वाली संस्थाओं का समर्थन देती हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को सरकार से हटाना चाहते हैं। तो क्या एडीआर का उद्देश्य भी यही माना जाना चाहिए? क्यों नहीं? जब एडीआर को यही लोग पाल पोस रहे हैं तो ये इन्हीं के अनुसार ही तो काम करेगा। अब एक सवाल तो ये भी है कि जब ये अमेरिकी संस्थाएं भारत के चुनाव में पारदर्शिता के लिए इतने चिंतित हैं, तो क्या उन्होंने कभी 2000 के अमेरिकी चुनाव में फ्लोरिडा विवाद या 2020 के चुनाव पर सवाल उठाए? क्या उन्होंने अमेरिका में किसी मतदान पारदर्शिता को लेकर कोई याचिका डाली? एडीआर अपना काम करते रहे, लेकिन उतना ही जरूरी है हमारा एडीआर की पृष्ठभूमि और उसके एजेंडा और उसकी फंडिंग पर भी सवाल करना। लोकतंत्र पारदर्शिता से चलता है, पर पारदर्शिता दोनों ओर से होनी चाहिए। धन्यवाद।